हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है भूगोल। ठीक है, तो जो कि भूगोल आपके बारे आपको पता होगा कि भूगोल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम तैयार कराने के लिए, उसी चीज़ को हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और सारा सिलेबस हम अच्छे से पढ़ सकें, उसके लिए हम आपको एक प्लान दे रहे हैं आज। ठीक है, ये प्लान हमारा लगातार रेगुलर वर्क करेगा। ठीक है, लगातार आपको इसी यूनिट या जो भी फॉर्मेट आज मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, इसी फॉर्मेट में हम लोग नेक्स्ट लगातार लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले, जो कि अब जानते ही हो आप, इसमें ज़्यादा तो बताना नहीं है कि भूगोल आपका एसएससी, रेलवे या फिर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं ख़राब करूँगा, सीधा मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जो भूगोल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, वो सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा, वो होगा भूगोल के परिचय के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा भारत का भौगोलिक परिचय, जिसमें हम भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी के परिमंडल और आवरण के बारे में पढ़ेंगे कि ठीक है, पृथ्वी का आवरण मतलब जितने भी हमारे ग्रह हैं इनसे रिलेटेड है ना, पृथ्वी के चंद्रमा या फिर बाकी मतलब जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह भी हैं, और जितने भी ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि अरुण वरुण, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे हम। कौन कितनी दूरी पे है, किसका रंग, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है आपका। फिर पृथ्वी की यांत्रिक संरचना से भी क्वेश्चन पूछता है, कोर क्रस्ट मेंटल क्या है, ठीक है, इनके बारे में। फिर सेल और खनिज के बारे में, ठीक है, इसमें हम मिनरल्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे। फिर भारत की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे, फिर है ना, भारत की आंतरिक संरचना क्या है। फिर भारत का भौगोलिक विभाजन, सेल खनिज है ना, मौसम जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में देखेंगे। फिर भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो देखेंगे, कि आपको मैं पूरा फॉर्मेट दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसका पूरे फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो, और इसको या नोट्स आप बना रहे हो तो नोट्स में प्रॉपरली इसको ऐसे ही लिख लेना है जो हम फॉर्मेट दे रहे हैं। एक तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ही चलना है, जिससे आपको भी पता रहे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा है, क्या आपका नहीं हुआ है, क्या हुआ है। ये बाद में आप खुद ही बताओगे ना कि हाँ सर ये चीज़ हुई है या ये नहीं हुई है। ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें, फिर दर्रे पढ़ेंगे। दर्रों से इंपॉर्टेंट हमेशा आता है दिफू दर्रा क्या है, यांग्याब दर्रा क्या है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से दर्रे क्या हैं, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सारे कवर हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, वीडियो को लगातार देखते जाना है और आराम से समझते जाना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा ना देखनी पड़े। ठीक है, एक ही बार में आपको सारा का सारा ज्योग्राफी समझ में आ जाए। ठीक है, प्रमुख पर्वत के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट आप देखोगे इसमें नदियों के किनारे जो हमारे भारत के प्रमुख नगर बसे हुए हैं, कि गंगा नदी के किनारे कौन सा है, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत के स्थित मतलब नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि विश्व से रिलेटेड भी थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन उठा लिया जाए, क्योंकि कभी कभार एक दो क्वेश्चन विश्व से रिलेटेड आ जाता है। तो हमने वही कोशिश की है कि जैसे विश्व से रिलेटेड जो ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, कि इस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे कौन सा सबसे सुंदर शहर बसा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो हमने वो कोशिश कर ली है कि जिससे कि आपका कम मेहनत में आपका ज़्यादा फल मिल सके। ठीक है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा कोशिश किया है हमने यहाँ पे करने की। ठीक है, ज़्यादा हार्ड वर्क के पीछे नहीं भागते हैं। सबसे पहले काम तो हम स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप इतना कर लोगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या चीज़ें और पूछी जा रही हैं, या क्या कहाँ कहाँ से और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चंस की, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि जो सिलेबस हम आज दे रहे हैं, ये सिलेबस सबसे पहले जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए। फिर भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, अब जनगणना तो अभी बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है, चीज़ें वो नहीं रही हैं जो 11 में दिखाई गई हैं। ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिकवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2011 की जनगणना से। फिर भी अब इसमें ऐड कर लेंगे, जो चीज़ें नई हुई हैं वो भी ऐड कर लेंगे। अभी नई जनसंख्या जनगणना तो हुई नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी डेटा एग्जैक्टली नहीं है कि 135 करोड़ है या 145 या 142 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं डिस्कस कर सकते हम। ठीक है, प्रॉपरली हम डिस्कस कर लेंगे ज़रूर। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसमें जो चीज़ें हैं ऐड कर देंगे हम। बाकी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वहाँ पे लिखा रहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा नगर, सबसे छोटा शहर है ना, ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे वहाँ पे हम। भारत की प्रमुख फसलें और उत्पादक राज्य देखेंगे हम। ठीक है, विश्व की प्रमुख फसलें और उत्पादक देश पूछेंगे, देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, विश्व के बारे में भी काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं। ठीक है, कोशिश की गई है कि आपका विश्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ना फंसे आपसे।
ठीक है, आपका क्लियर हो जाए वहाँ पे। भारत के भौगोलिक उपनाम के बारे में देखेंगे, फिर भारत की जनजातियाँ की, राजस्थान है ना, या फिर यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में, ऐसे सारे स्टेट्स के जनजातियों के बारे में हम आपको एक सूची दे देंगे, एक टेबल टाइप में दे देंगे और वहाँ पे लर्न करा दूंगा मैं ट्रिक से। ठीक है, विश्व के प्रमुख देश और उनकी मुद्रा के बारे में देखेंगे, फिर विश्व के प्रमुख दिवस के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे प्रमुख दिवस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे क्या है, नेवी डे क्या है, या फिर बाकी बहुत सारे दिवस हैं, प्रवासी दिवस कब होता है, तो है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम दिवस का भी एक आपको कंप्लीट फॉर्मेट देंगे कि कितना मिनिमम तो आपको उतना याद करना ही करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एसएससी में पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं एसएससी के बारे में ही डिस्कस करूँगा, यहाँ पे हम रेलवे है ना, बाकी सारी चीज़ें जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी SSC, डी SSSB, सारे एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला चैप्टर होगा। ठीक है, बहुत मेहनत से ये नोट्स लिखी गई है। ठीक है, सेल्फ मेड नोट्स है, खुद से बनाई गई है, तो आप समझ सकते हो कि एक एक चीज़ हिंदी में टाइपिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है। ठीक है, हमारी टीम ने कोशिश की है कि जल्दी से ही आपको सारा कुछ कंप्लीट करा के दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होना है आपसे एनटीपीसी या रेलवे का, वहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एसएससी के भी काफ़ी एग्ज़ाम पेंडिंग में है। ठीक है, सीटेट वगैरह के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कोशिश की गई है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है भूगोल का परिचय। तो आज हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं भूगोल का परिचय, जिसमें हम क्या करेंगे, भूगोल के बारे में देखेंगे। अब भूगोल क्या है, भूगोल एक ऐसी साइंस है, साइंस का एक ऐसा मतलब आप सब्जेक्ट कह सकते हो, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड के बारे में, फीचर है ना, लैंड के बारे में, फीचर्स के बारे में, इनहैबिटेट या फिर फेनोमिना ऑफ अर्थ, अर्थ से में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। बाकी लैंड ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं ना, बाकी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते रहते हैं। मतलब जितना भी है हमारे ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन से, पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, हम पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 शब्द लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफिया। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं सबसे पहले, भूगोल मतलब जियो के साथ में 3 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या हो सकती है, लॉजी भी लग सकती है। क्या लग सकती है, लॉजी लग सकती है, लॉजी LOGY। ठीक है, दूसरा हो सकता है METRIA, मेट्रिया भी लग सकता है। ठीक है, क्या लग सकता है, मेट्रिया लग सकता है। ऐसे ही ऑइडिस भी लिख सकता है, OEDIS, ऑइडिस। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जब तीनों वर्ड, जैसे आपका एक सब्जेक्ट हो सकता, एक नाम हो सकता है जियोलॉजी। ठीक है, जियोग्राफी तो यहीं पे लिखा है, 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसकी जियो के साथ में। जियोमेट्रिया भी लग सकता है, जियोआइडिस भी लग सकता है, या फिर जियोग्राफिया भी लग सकता है। अब ध्यान से समझना, जब ये वर्ड्स लगते हैं तो इसका मतलब कितना बदल जाता है, देखना आप, देखना बिल्कुल जादू की तरह। ठीक है, जैसे लॉजी लगता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, अध्ययन करना। क्या हो जाता है, स्टडी करना, मतलब अध्ययन करना। दूसरी चीज़ हो जाता है मेट्रिया लग जाता है, तो जहाँ भी कभी भी मेट्रिया लगे इसका मतलब हो जाता है मापन करना। क्या करना, मापन करना, किसी भी चीज़ के बारे में मापन करना। दूसरा ऑइडिस जैसे लग जाता है, इसका मतलब हो जाता है क्या, रूप। ठीक है, एक तरीके से अनुरूप या आकार के बारे में, आकार के बारे में बिल्कुल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हाँ, जब ऑइडिस लगेगा तो बिल्कुल आकार, मतलब एक तरीके से जियो ऑइडिस का मतलब पृथ्वी के आकार के बारे में, जियोमेट्रिया मतलब पृथ्वी के मापन के बारे में कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई है ना, ये सब मतलब कितना लंबा है, क्षेत्रफल कितना है, ये सब चीज़ें जियोमेट्रिया में हम डिस्कस करते हैं। जियोलॉजी में क्या करते हैं, जियोलॉजी में हम करते हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। और बात करते हैं ज्योग्राफिया, यहाँ पे जो लिखा गया है, जो ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ध्यान से समझना, ग्राफिया का मतलब क्या हो जाता है, वर्णन करना। क्या मतलब हो जाता है, वर्णन करना। तो किसी भी चीज़ के बारे में वर्णन करना जहाँ भी होगा, वो ग्राफिया सबसे शब्द जुड़ जाएगा उसके साथ में। जैसे यहाँ पे लिखा है जियोग्राफिया, इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना एक तरीके से। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, जो भूगोल जो शब्द है ये बेसिकली यूनान वासियों ने दिया है। ठीक है, जो भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसका श्रेय किसको जाता है, यूनान वासियों को जाता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें हम, तो सबसे पहले जो हमारा लिखा है इरेटोस्थनीज के बारे में। ठीक है, इरेटोस्थनीज जो है, ये ज्योग्राफिया शब्द का सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। ध्यान से समझना, ज्योग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों, इरेटोस्थनीज ने। फिर इरेटोस्थनीज ने ही ज्योग्राफी नामक एक ग्रंथ भी लिखा है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको इतना सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना,
फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर आपसे पूछा जाए या ज्योग्राफी पूछा जाए तो क्या नाम दोगे आप? बिल्कुल इन्हीं को नाम दोगे, इराटोस्थनीज का। ठीक है, इराटोस्थनीज को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इन्होंने ही ज्योग्राफी को एक अलग सा सब्जेक्ट दिखाया है। ठीक है, एक अलग सा सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, एक सेपरेट सब्जेक्ट बताया है। ठीक है, ज्योग्राफी की, उसके बाद ज्योग्राफी क्या हुआ, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जितना चीज़ यहाँ पे लिखा है हम कोशिश कर रहे हैं इतना, इसके अलावा भी जितना हमको आता है, जितना हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ये सब भी मैं आपको डिस्कस करते चलूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है इरेटोस्थनीज, तो आपका कंप्लीट हो गया, ये नाम आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉडियस टालमी। ठीक है, क्लॉडियस टालमी के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले सौरमंडल के बारे में बताया था। ठीक है, सौरमंडल के बारे में अगर किसने बताया था, इन्होंने ही बताया था। और क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि सारे ग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, और सूर्य भी क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर, मतलब पृथ्वी बीच में, बाकी सारे ग्रह इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो कि गलत है, जो कि आगे अभी बताया गया है कि सूर्य आपका केंद्र हो जाता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, बाकी ग्रह भी सूर्य के ही चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब क्लॉडियस टालमी ने कहा था, तो अकॉर्डिंग टू इनकी थ्योरी के हिसाब से आपको ये भी ध्यान रखना है, गलत ही सही। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि मानचित्र से रिलेटेड। ठीक है, अब मानचित्र का जो सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था, एनबिले ने बनाया था। लेकिन बात आती है संसार के मानचित्र की, संसार के मानचित्र, वर्ल्ड के मैप के बारे में, तो क्लॉडियस टालमी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लॉडियस टालमी ने सबसे पहले संसार का मानचित्र, ध्यान रखना दो चीज़ें, मानचित्र एक तो भारत का और दूसरा संसार का। अगर जब बात आती है संसार की तो आपको टालमी याद रखना है। ठीक है, टाल देना है, बिल्कुल बिल्कुल टाल देना है। ठीक है, क्लाउड एक तरीके से आप ध्यान सकते हो, क्लाउड मतलब बादल, बादल हर एक देश में होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान से समझ सकते हो इस चीज़ को, ट्रिकी टाइप में कि याद कर सकते हो। तो क्लाउडिया मतलब बादल, बादल से रिलेटेड आप समझ सकते हो कि हर एक देश में होगा, तो सारे देश का मानचित्र एक तरीके से हो गया संसार का मानचित्र। ठीक है, किसने बनाया था, क्लॉडियस टालमी। अब बात आती है एन बिले। ठीक है, एन बिले, बिल मतलब बिल में घुस जाओ, और बिल मतलब भारत, ऐसे ही समझ सकते हो आप। ठीक है, या फिर कुछ भी आप ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, आपको क्या रखना, ध्यान रखना है, एन बिले ने भारत का मानचित्र बनाया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे अब, कॉपर की बात करें, कॉपर निकस की बात करेंगे। ठीक है, अब कॉपरनिकस की जब हम बात करेंगे, ये सबसे पहले ध्यान रखना पोलैंड के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने सौरमंडल के संबंध में सबसे पहले सही जानकारी दे दी। ठीक है, ध्यान से समझना, इससे पहले किसने दी थी, इससे पहले दी थी क्लॉडियस टालमी ने, जो कि उन्होंने गलत बता दिया था। अब कॉपरनिकस की बात आई, उन्होंने क्या कर दिया, अब सही जानकारी दे दी। इन्होंने क्या बता दिया दोस्तों, इन्होंने बताया कि सूर्य होगा बीच में, क्या होगा, सन होगा बीच में, और बाकी सारे जितने भी वो होंगे ग्रह वगैरह, है ना, और पृथ्वी को भी कंबाइन करके, ठीक है, सारे क्या करेंगे, इसका सूर्य का चक्कर लगाते रहेंगे। बात समझ में आ गई, मतलब हो गया केंद्र सूर्य। ठीक है, इससे पहले उन्होंने बताया था क्या, पृथ्वी है केंद्र, राइट, दोनों ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके सामने, बिल्कुल ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, जितना मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो तो रट के रखनी है। ठीक है, जुबान पे, ऋग्वेद से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में किसके बारे में अध्ययन किया गया या किसके बारे में बताया गया, तो नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में नक्षत्रों के बारे में बताया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें एक जो ये है, ये इसे सर्वाधिक सबसे प्राचीन ग्रंथ भी या प्राचीन पुस्तक भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है या सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, आपको बताना है। क्या आंसर बच्चों, ऋग्वेद बताना है। इस पुस्तक में इसी पुस्तक में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, गायत्री मंत्र लिखा गया है, और विश्वामित्र ने लिखा इस गायत्री मंत्र को। और जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, बिल्कुल ध्यान रखना, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद में नक्षत्र का उल्लेख किया गया है, इसी में गायत्री मंत्र भी लिखा गया है। गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वामित्र ने जो गायत्री मंत्र लिखा है, इसमें किस देवता के लिए समर्पित है, तो सूर्य देवता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराजा जयसिंह। ठीक है, जानते हो ना, गुलाबी शहर, पिंक सिटी। ठीक है, किसको बोला जाता है, पिंक सिटी। ठीक है, तो जयपुर बोला जाता है, किसको बोला जाता है, जयपुर को। ठीक है, ये भाई साहब या राजा जी कहाँ के थे, बिल्कुल ध्यान रखना, जयपुर के थे।
जयपुर के महाराजा थे, इन्होंने अपनी वैधशालाएँ बनाए थे। वैधशालाएँ क्या होती हैं? वैधशाला एक तरीके का जंतर मंतर ही है, एक तरीके का उसी को दूसरे नाम से जाना जाता है जंतर मंतर को, ठीक है। और जंतर मंतर आप घूमने जाते हो, ठीक है। जंतर मंतर में होता क्या है, घूम के आ जाते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको डाउट रहता है कि देखे क्या हो, ठीक है। वहाँ पे कुछ देखने लायक होता नहीं है, कुछ ऐसे कुआं टाइप में सीढ़ी नुमा काफ़ी ज़्यादा ऐसे बना होता है, जिससे क्या करते हैं हम खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। मतलब खगोलीय घटनाएं बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, खगोल की रिलेटेड की कब धूप होगी, बारिश कब होगी, है ना, मौसम कैसे रहेगा, इन सब के बारे में इसी से जानकारी मिलती थी पहले, ठीक है। तो ऐसी वैधशालाएँ इन्होंने बनवाए थे, और इनकी वैधशालाएँ जो 5 शहरों में बनी, ठीक है, आज वहीं आप घूमने जाते हो, ठीक है। अब ये जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी जगह है, इसका जैसा भी ट्रिक बने वो बना सकते हो, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी या काशी, फिर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, काशी, वाराणसी, ये आपको ट्रिक में कैसे भी करके याद रखना है, ठीक है, जैसे भी पॉसिबल हो। आपको 3 बार ऐसे ही पढ़ोगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। वीडियो पॉज करो, एट अ टाइम तुरंत ही इसको फटाफट रट लो, देखो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, मैंने तो इसको आपको पहले ही बता दिया कि इसमें खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे बोलते हो आप वैधशाला या फिर जंतर मंतर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बराह मिहिर, ठीक है। बराह मिहिर एक बहुत ही फेमस पर्सन है। इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, एक खगोलीय ग्रंथ लिखा है जिसमें इन्होंने भूगोल का वर्णन किया है, ठीक है। अब याद कैसे रखना इसको, 12 मतलब 12 है ना नंबर, ठीक है, और पंच मतलब 5, तो ऐसे ही याद रखना है कि 12 और 5 मतलब एक तरीके से अगर बराह या नंबर वाला कोई नाम दिखे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड, और उनसे पुस्तक रिलेटेड पूछे, तो नंबर वाले से नंबर वाले को मैच करा देना, काम खत्म। क्योंकि और कोई पुस्तक होगी जिसमें षष्ठ सिद्धांतिका ऐसा कुछ लिखा नहीं है, या फिर कोई दूसरे नंबर से किताबें नहीं लिखी गई हैं। आपको ध्यान रखना है कि बराह मिहिर मतलब पंच सिद्धांतिका, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर। चाहे पंच सिद्धांतिका के लेखक पूछेगा तब भी नंबर से ट्रिक आप आराम से आपकी वैलिड हो जाएगी, ठीक है। बराह मिहिर ने कौन सी किताब लिखी, तो पंच सिद्धांतिका लिखी, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाई साहब हैं भास्कराचार्य, बहुत ही फेमस पर्सन जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिद्धांत शिरोमणि नामक किताब लिख दिया, सिद्धांत शिरोमणि नामक एक ग्रंथ लिख दिया, जिसमें इन्होंने भी क्या किया, भूगोल की व्याख्या की। और एक पुस्तक इन्होंने लिखा क्या, लीलावती। लीलावती इनकी बेटी का नाम था, ठीक है, लीलावती इनकी बेटी का नाम था, जिस पर इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है। और ये अकबर के शासनकाल में, ठीक है, इसी किताब को अबुल फजल ने ही डिस्क्राइब किया था। इसी किताब को किसने किया, अकबर के शासनकाल में। ये भी ध्यान से समझ लेना, सुन लेना, याद रहे तो अच्छी बात है। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने इस किताब का वर्णन किया था, ठीक है। जो किताब किसने लिखी थी, भास्कराचार्य ने, और पुस्तक क्या थी, लीलावती। लीलावती का डिस्कशन अकबर काल में ही हुआ था, इतनी पुरानी किताब है। तो भास्कराचार्य ने 2 किताबें लिखी, एक सिद्धांत शिरोमणि जो कि भूगोल के बारे में है, ठीक है, और इनकी बेटी थी, ठीक है, बेटी समझ लो, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा तेज थी, तो ऐसे ही ध्यान रख लो आप, ठीक है, लीलावती, ठीक है, लीला कर गई, मैथ तो लीले वाली होती ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो है, ये भी जानते हो बहुत फेमस पर्सन है, इन्होंने शून्य की खोज की थी और पृथ्वी को गोलाकार पिंड बताया था। अब ध्यान से समझना, ये एक गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है, गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। 2 चीज़ें ध्यान रखना, वो पॉइंट आपका, ठीक है, इतना पॉइंट आप ध्यान रख लो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक और ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।